आज का ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। ओके, देखो थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कि क्या है, क्योंकि बहुत सारे नए मॉलिक्यूल आए हुए हैं और एमसीक्यू के लिए ये चीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें नहीं पता ना तो हम लोग बहुत मिस्टेक कर सकते हैं। सो थोड़ा सा कॉन्शियसली देखिए एंड यू विल गेट टू नो कि क्या क्या चीजें हैं एंटीकोएगुलेंट्स के अंदर। हमने उस दिन हिपारिन के बारे में मोस्टली पढ़ा था, बट आज थोड़ा सा हमें जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दैट वाज इंजेक्टेबल, दैट इज पैरेंट्रल। आज हम लोग देखेंगे मोस्टली ओरल में फोकस। मैं थोड़ा सा पैरेंट्रल को भी इसको सेग्रीगेट करके बताऊंगा, बट विल फोकस टुडे मोस्टली ऑन ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। ओके, तो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में जो हमारा फेवरेट है, जो इन द सेंस बहुत सालों से यूज में आ रहा है, दैट इज वारफरिन। वारफरिन एफडीए अप्रूव्ड वाज 1954। याद रखना, वारफरिन इज अ क्यूमारिन कंपाउंड। ये क्या होता है क्यूमारिन, मैं आपको बताऊंगा। एक सेकेंड। सो वारफरिन के लिए हमेशा याद रखना हाउ वारफरिन वर्क। जो हम लोग वारफरिन की गोली पेशेंट को देते हैं, ये काम कैसे करती है? दिस इज अ विटामिन के एंटागोनिस्ट। ये विटामिन के मैकेनिज्म को बिगाड़ती है। ये कैसे बिगाड़ती है, विल सी। वन इज वारफरिन, सेकेंड इज डेबिगेट्रन। हम लोग ओरल के बारे में पढ़ रहे हैं, डेबिगेट्रन। फोर्थ, थर्ड इज रिवोरेक्साबान एंड फोर्थ इज एपिक्साबान। तो इनका एफडीए अप्रूवल 94, 2010, 11, 12। तो ये नए नए मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अभी फेज 3 ट्रायल में ही हैं। ओके, तो याद रखो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। व्हाट इज दैट? वारफरिन इज द विटामिन के एंटागोनिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा है व्हाट इज वारफरिन, ये कैसा काम करता है? तो ये विटामिन के को एंटागोनाइज करता है और इसके फैक्टर्स है फैक्टर 2, 7, 9, 10। 2, 7, 9, 10 ये विटामिन के फैक्टर्स है। ये विटामिन के 2, 7, 9, 10 को बनाता है। कोएगुलेटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 ये याद करके लिख के रख दो। व्हाट इज डेबिगेट्रन डू? व्हाट इज डेबिगेट? इट इज डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर। थ्रोम्बिन हमें उन्हें उस दिन देखा था, अगर आपको साइकिल याद होगी तो। इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों नीचे आके 10A पे मिलते हैं। 10A पे मिलने के बाद वो बनाते हैं प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन से फिब्रोनिजम बनता है। देखता हूँ मैं, अगर पॉसिबल है तो एक सेकंड में दिखा देता हूँ। यस, देखो दिस इज फैक्टर नंबर 12, 11, 9, 8 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2। तो व्हाट इज दिस 2? एक सेकंड में इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो व्हाट इज दिस 2? दिस इज अ प्रोथ्रोम्बिन और ये थ्रोम्बिन। तो हमें क्या देखना है? डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर। अभी सिर्फ इतना याद रखो, हमें फैक्टर 2 और फैक्टर 10 पे फोकस करना है। तो ये दो फैक्टर आप याद रखो, फैक्टर 2 और फैक्टर 10। फैक्टर 10 जो है, फैक्टर 10 जो है, दिस इज द कॉमन फॉर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। फैक्टर 10 से फैक्टर 10 से बनता है फैक्टर 2 एंड फैक्टर 2 से बनता है थ्रोम्बिन। अभी हम लोग जो ओरल जो पढ़ने वाले हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, वो एक तो फैक्टर 10 इनिबिटर्स रहेंगे या फैक्टर 2 इनिबिटर्स रहेंगे। ओरल जो मॉलिक्यूल है, ओरल जो एंटीकोएगुलेंट्स है, वो मोस्टली फैक्टर, बार बार बता रहा हूँ। एक तो मैंने अभी जो बताया विटामिन के इनिबिटर्स, पहला क्लासिफिकेशन जो मैंने अभी दिखाया विटामिन के इनिबिटर्स, वो विटामिन के 2, 7, 9, 10। 2 मतलब ये 2, ये 7 और ये 9 एंड 10। 2, 7, 9, 10 इनिबिटर्स मतलब विटामिन के, मतलब ही वारफरिन। वारफरिन किस पे ऐड करेगा? फैक्टर 2 पे, फैक्टर 7 पे, फैक्टर 9 पे और फैक्टर 10 पे ऐड करके इसको इनिबिट करेगा। ये नया, ये पुराना मॉलिक्यूल। अभी जो नए मॉलिक्यूल बने हैं, अभी देखो वारफरिन क्या करता था, इन सारे फैक्टर्स की, इन सारे फैक्टर को डिस्ट्रॉय करता था। तो उसमें क्या होता था, इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते थे। तो नए मॉलिक्यूल्स क्या है, इन्होंने स्पेसिफिक बनाए। हमें क्या करना है? हमें फिब्रिन नहीं बनने देना है। फिब्रिन नहीं बनने देना तो टारगेट किसको करो? एक तो फैक्टर 10 को करो या फैक्टर 2 को करो। तो अभी वैसे ही मॉलिक्यूल निकले हैं, जो मैं आपको समझाने का वो मेरा जो कोशिश है, दैट इज दिस कि हमें जो वारफरिन करता था चारों फैक्टर को डिस्ट्रॉय, वो नहीं करना है। जो नए मॉलिक्यूल है आइदर फैक्टर 10 और फैक्टर 2 पे फोकस करेंगे। अभी वो क्या है, दिस इज मेंशन इन दिस चार्ट। ओके, तो वारफरिन विटामिन के, जहां पे सपोज मैं इसमें अगर टेक्स्ट में लिख दूं तो देयर इज 2 में आ जाएगा 2, 7, 9, 10। ठीक है, 2, 7, 9, 10,
विटामिन के क्या करता है, 2, 7, 9, 10 जो कोएगुलेटिंग फैक्टर है उनको डिस्ट्रॉय करता है या उनको बनने नहीं देता। और डेबिगेट्रॉन जो क्या करता है, अभी जो नया मॉलिक्यूल आया है वो क्या करता है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन। डायरेक्ट थ्रोम्बिन मतलब क्या आ जाएगा, व्हाट इज डायरेक्ट थ्रोम्बिन मतलब कौन सा फैक्टर आ जाएगा, एनीवन एनीवन? डायरेक्ट थ्रोम्बिन मतलब थ्रोम्बिन कौन सा है, थ्रोम्बिन इज 2A। ठीक है, थ्रोम्बिन मतलब 2A। ओके, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर मतलब 2A को इनिबिट करेंगे। एंड रिवरोक्साबैन एंड एपिक्साबैन ये किसको इनिबिट करेंगे, फैक्टर 10A को, जो कॉमन पाथवे था। ओके, 10A कहा था कॉमन पाथवे, ये एमसीक्यू में पूछते हैं, वाइवा में पूछते हैं, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। तो हमें ये 4 मॉलिक्यूल पे ज्यादा फोकस करना है, वारफरिन, डेबिगेट्रॉन, रिवरोक्साबैन एंड एपिक्साबैन। ओके, देखो आपके लिए मेहनत करके मैंने ये बनाया हुआ है कि आपको इजी जाए। अगर हम लोग दवाई के मॉलिक्यूल्स देखेंगे, देखो एंटीकोएगुलेंट्स आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग। व्हाट इज द डायरेक्ट एक्टिंग एंड व्हाट इज द इनडायरेक्टली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट्स? डायरेक्टली एक्टिंग मतलब जो डायरेक्टली आपको थ्रोम्बिन पे काम करेंगे, सिर्फ इतना याद रखो। इनडायरेक्ट एक्टिंग में सिर्फ वारफरिन है। कैसे आता है वारफरिन, मैंने आपको समझाया। वारफरिन 2, 7, 9, 10 पे काम करेगा। कहाँ, 2, 7, 9, 10। डायरेक्ट थ्रोम्बिन पे काम नहीं करता है वो। 2, 7, 9, 10 अलग अलग इसमें काम करता है। और ये वारफरिन है वो विटामिन के सिंथेसिस को रोकता है और एंटी कोएगुलेंट को बनने से रोकता है। वो कैसे करता है, आई विल लेट यू नो। बट वारफरिन इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में ये अपने इतने सारे हैं, बट अपने को अभी आज पढ़ना क्या है, डायरेक्ट में ओरल वाले पढ़ने हैं। तो ओरल इज, हमने अभी देखा डेबिगेट्रॉन। ठीक है, डेबिगेट्रॉन जो फैक्टर 2A पे काम करेगा, देखो यहाँ पे लिखा है 2A। एंड रिवरोक्साबैन एंड एपिक्साबैन जो फैक्टर 10A पे काम करेंगे। हमें अभी सिर्फ इतना देखना है। तो फर्स्ट हमारा है वारफरिन। देखो ये वारफरिन मैंने इनडायरेक्ट में क्लासिफिकेशन एकदम इजी करके लिखा है, हर एक बुक में अलग अलग, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतना आप अपने बुक में लिख लो। एंटीकोएगुलेंट्स पूछा तो ये सिर्फ चार्ट बना देना इतना, यू विल गेट फुल मार्क्स। एंटीकोएगुलेंट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में वारफरिन। वारफरिन में पीओ मतलब जिसके सामने पीओ लिखा है दैट इज ओरल। जिसके सामने पीओ लिखा हुआ है दैट इज ओरल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओरल। वारफरिन पीओ मतलब ओरल रूट। वारफरिन फर्स्ट लाइन इज विटामिन के डिपेंडेंट। वारफरिन में क्या लिखा है, विटामिन के डिपेंडेंट। वारफरिन इनिबिट द विटामिन के डिपेंडेंट सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10। मतलब क्या करता है हमारे बॉडी में, कोएगुलेटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 ये बनने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है। वारफरिन क्या करता है, विटामिन के को ही बनने से रोकता है। मतलब विटामिन के ही नहीं बनेगा तो फैक्टर 2, 7, 9, 10 ही नहीं बनेंगे। ओके, तो दिस इज इनडायरेक्टली एक्टिंग। ये डायरेक्टली वारफरिन डायरेक्ट एक्ट कर रहा है क्या क्लॉटिंग फैक्टर पे, नहीं, वो विटामिन के पे एक्ट कर रहा है, इसीलिए वो इनडायरेक्टली एक्टिंग है। एज वेल एज द रेगुलेटरी फैक्टर प्रोटीन सी, प्रोटीन एस और प्रोटीन जेड पे भी वारफरिन काम करता है। इजी, वारफरिन के बारे में इतना लिख दो, बाकी के बाद नीचे मैं बता दूंगा। तो जो एग्जामिनर है ही विल गेट हैप्पी। सेकेंड देखो ये है, ये यहाँ पे सारे मैंने ओरल वाले लिखे हुए। तो रेवरेक्साबैन का टैबलेट ऐसा आता है, डायरेक्टली इनिबिटर्स से। पहले अपन सेकेंड ए देखेंगे। ये एक ओरल हो गया हमारा आज का वारफरिन। सेकेंड है डायरेक्टली इनिबिटर ऑफ थ्रोम्बिन। डायरेक्ट इनिबिटर्स ऑफ थ्रोम्बिन जो सेकेंड ए पे काम करने वाले, दैट इज अ डेबिगेट्रॉन। ठीक है, डेबिगेट्रॉन के आगे पीओ लिखा हुआ है। दिस इज द डेबिगेट्रॉन का टैबलेट, प्रेडेक्सा के नाम से आए थे, 150 mg। ओके, डेबिगेट्रॉन कैसे याद रखेंगे, डेबिगेट्रॉन ओरल में सेकेंड ए पे काम करेगा, फैक्टर नंबर सेकेंड ए, मतलब ये डायरेक्ट थ्रोम्बिन पे काम करेगा। डायरेक्ट हमने देखा था वो साइकिल में सबसे नीचे 10A से नीचे आके बनता है थ्रोम्बिन। तो ये डायरेक्ट थ्रोम्बिन के इनिबिटर है। ओके, इतना समझे। फिर डायरेक्ट इनिबिटर ऑफ 10A। 10A मतलब जो कॉमन पाथवे था, कॉमन पाथवे में 10A इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे बीच में आके मिलते थे 10 पे। तो ये 10A को ही रोक दो तो नीचे थ्रोम्बिन नहीं बनेगा। तो रिवरेक्साबैन, तो दिस इज द रिवरेक्साबैन टैबलेट जो जेवेल्टो से नाम से आता है, और एपिक्साबैन मैंने इसलिए दिखाया, अगर आपके सामने ये टैबलेट वगैरह आ जाएगा ना तो इट विल फील इजी। सेकेंडली, ये हमारे आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है, वारफरिन। वारफरिन, ये वारफरिन हो गया, डेबिगेट्रॉन,
ठीक है, डायबिगेट्रान हमने अभी देखा था, डायबिगेट्रान कहाँ पे काम करेगा, डायरेक्ट थ्रोम्बिन पे, डायबिगेट्रान डायरेक्ट थ्रोम्बिन पे काम करेगा, ठीक है। एंड फैक्टर 10A पे काम करने वाले रिब्रोक्साबैन एंड इपिक्साबैन। अभी इसके अलावा जो थोड़े पॉइंट छूट गए थे उस दिन के लेक्चर में, दैट इज ये हिपारिन, लो मोलिकुलर वेट हिपारिन तो हमें पता है। तो जैसे कि ये ओरल हो गया, डायबिगेट्रान इज ओरल, बट इंजेक्टेबल में भी आते हैं फैक्टर 2 है जो थ्रोम्बिन को रोकने वाले, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स में देयर आर सम मॉलिक्यूल्स जैसे कि हिरुडिन एंड बिवैल्यूरिडिन। जो हिरुडिन है ना, इसका सिर्फ नाम कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी ये कहाँ मिलता है तो यू विल गेट शॉक। देखो, हिरुडिन इज अ पावरफुल एंटीकोएगुलेंट विच इज फाउंड इन द लीच सलाइवरी ग्लैंड। जो लीचेस यूज करते हैं ना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में, हमने पहले देखा था कि लीचेस यूज करते हैं, उनके सलाइवरी ग्लैंड में ये हिरुडिन होता है। अगर ऐसा याद रखेंगे ना, कोई भी चीज को थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो विल गेट इजी हो जाएगा हमें समझने में, इंस्टेड ऑफ लर्निंग द नेम्स। तो व्हाट इज हिरुडिन कहाँ से मिलता है, पावरफुल एंटीकोएगुलेंट विच इज फाउंड इन अ लीच सलाइवरी ग्लैंड, इट इज इनहिबिटर ऑफ थ्रोम्बिन, ओके, इट इज इनहिबिटर ऑफ थ्रोम्बिन। देखो, इनहिबिटर ऑफ थ्रोम्बिन मतलब यही है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, जैसे कि फैक्टर 2A को इनहिबिट करता है, विच कन्वर्ट फिब्रिनोजिन टू द फिब्रिन। ठीक है, हमें पता है थ्रोम्बिन का काम क्या है, फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने से रोकता है। तो दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट कि हिरुडिन जो आपको नेचुरली मिलता है एंड बिलिरुडिन जो है वो सिंथेटिक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स का मैकेनिज्म जो मैंने कहा था, जो मोस्टली ये वारफरिन के बारे में है। वारफरिन व्हाट इट डू, इट स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के। ये विटामिन के को बनने से रोकता है वारफरिन, एंड जो कोएगुलेशन फैक्टर है डिपेंडेंट ऑन 2, 7, 9, 10 उनको बनने से रोकेगा। ओके, देन व्हाट इज वारफरिन। वारफरिन ऑलमोस्ट 17 years old and still causing problem, ठीक है। वारफरिन ये सबसे ओल्डेस्ट एंटीकोएगुलेंट है, इट इज 70 years old, बट वारफरिन के साइड इफेक्ट्स ज्यादा है। वारफरिन लेने के कारण फैक्टर 2, 7, 9, 10 ये सारे कोएगुलेटिंग फैक्टर है जो डिस्ट्रॉय होते हैं, इसलिए न्यू मॉलिक्यूल्स आए हुए हैं। दैट न्यू मॉलिक्यूल्स आर आइदर, जैसे कि वारफरिन मैंने कहा 2, 7, 9, 10 को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो डायरेक्ट थ्रोम्बिन में 2A आएगा एंड फैक्टर 10A में तुम्हारा रिब्रोक्साबैन आएगा। ओके, तो नेम वारफरिन ये कैसा आया, सपोज वारफरिन पे आपको आता है एग्जाम में शॉर्ट नोट, तो यू कैन राइट इट। नेम वारफरिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वॉर्फ। हाँ बोलिए। हाँ, एक 10-15 मिनिटं थांबून जा थोडंसं, मी आवाज देतो तुम्हाला। वारफरिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम वॉर्फ, ठीक है। वॉर्फ, व्हाट इज वॉर्फ, विल्किंसन एल्यूमिनी रिसर्च फाउंडेशन, यहीं से इन्होंने ही वारफरिन का रिसर्च किया था, सो दे गिवन द नेम वॉर्फ फ्रॉम दिस रिसर्च फाउंडेशन। Okay, next important thing to know about the warfarin, which is बहुत जन यूज करते हैं बट उनको नहीं पता how it is come out. Most widely used anticoagulant in the world, पूरे वर्ल्ड में जो मैक्सिमम अभी तक यूज हो रहा है दैट इज वारफरिन, दैट इज अ क्यूमारिन डेरिवेटिव। मैंने थोड़ा सा इसमें देखा कि व्हाट इज क्यूमारिन, हम लोग सिर्फ रट्टा मारते हैं बहुत बार एग्जाम के टाइम पे, वी डोंट नो कि क्या लिखा है, कभी भी ना थोड़ा सा उसके डिटेल में जाके पढ़ना। जैसे कि हमने जैसे हिरुडिन देखा था कि वो सलाइवरी ग्लैंड ऑफ लीचेस में रहती है, तो हमें ये इजी जाएगा पढ़ने के लिए। तो व्हाट इज वारफरिन, वैसे ही वारफरिन इज अ क्यूमारिन डेरिवेटिव। तो क्यूमारिन इज अ सिनेमोन्स, जो आप दालचीनी यूज करते हो ना, तो इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्यूमारिन होता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन के एंटेगोनिस्ट, और ये विटामिन के को एंटेगोनाइज करता है जो तुम्हारा दालचीनी होता है। लो कॉस्ट एंड हाई इफेक्टिव इफ गिवन इन अ राइट वे। तो क्या क्या करता है वारफरिन, व्हाट यू, या फिर जो तुम्हारा क्यूमारिन डेरिवेटिव या दालचीनी जो है, व्हाट इट डू, इट इज एंटीकोएगुलेंट, एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल, दिस आर द मोर रोल, बट हमें जो फोकस करना है दैट इज एंटी कोएगुलेंट्स पे। ये इसलिए लिया है कि यू गेट एक थोड़ा सा आपके माइंड में पिक्चर आ जाए कि व्हाट इज वारफरिन एंड व्हाट इज क्यूमारिन डेरिवेटिव। क्यूमारिन डेरिवेटिव मतलब जो होता है तुम्हारे सिनेमन्स में।
Coumarin is found distributed throughout the food supply and is naturally present in many otherwise nutrient dense food like cinnamon, strawberries, apricots, इसमें सब में होता है. Coumarin is a chemical compound found in a variety of different plants जो और ये blood clots को blood thinning में काम में आता है. फार्माकोलॉजी में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ, 90% ऑफ सर्कुलेटिंग वारफेरिन इज बाउंड टू द एल्ब्यूमिन. ठीक है, 90% बाउंड हो जाता है तो नॉट यूज. स्मॉल फ्रैक्शन अनबाउंड वारफेरिन इज बायोलॉजिकल एक्टिव. बहुत कम क्वांटिटी में, जैसे कि 90% बाउंड हो जाता है तो वो यूरिन से निकल जाएगा. ठीक है, बट ओनली जो 90% में से सिर्फ 10% बॉडी यूज करती है, दैट इज बायोलॉजिकली एक्टिव. वारफेरिन इज एक्यूमुलेट इन द लीवर एंड अंडरगोज CYP2C9 mediated oxidative metabolism. मतलब लीवर में ये एंजाइम है जो उसको मेटाबोलाइज करता है, वारफेरिन को डिस्ट्रॉय करता है. बहुत सारा इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स यूरिन एंड स्टूल में से बाहर निकल जाता है. दिस इज हाउ वारफेरिन वर्क. दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वारफेरिन. वारफेरिन इनहिबिट विटामिन के साइकिल. देखो मैंने फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ व्हाट इज वारफेरिन. वारफेरिन अगर बोलते हैं तो उसको विटामिन के एंटागोनिस्ट. विटामिन के एंटागोनिस्ट मतलब वारफेरिन क्या करेगा, विटामिन के को बनने नहीं देगा. कैसे नहीं बनने देगा? बाय इपॉक्साइड. अगर सपोज ये पूछा डिटेल में तो आप ये लिख सकते हैं इपॉक्साइड रिडक्टेज नाम का एक एंजाइम है जो विटामिन के को बनने में काम आता है. विटामिन के बनने के लिए जो एंजाइम है इपॉक्साइड रिडक्टेज, उसको वारफेरिन इनहिबिट करता है. अगर डिटेल में पूछे, अगर नहीं पूछे तो जस्ट आप लिख सकते हो वारफेरिन इनहिबिट विटामिन के सिंथेसिस. ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया. डिटेल में पूछा, एंजाइम का नाम पूछा तो नेम ऑफ द एंजाइम इपॉक्साइड रिडक्टेज, जो विटामिन के बनने में काम आता है, उसे वारफेरिन डिस्ट्रॉय करता है. एंड वारफेरिन का खुद का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? इन द लीवर बाय द एंजाइम CYP2C9 इनएक्टिवेट. ओके, एक 10 मिनट और. डोजिंग लूजिंग, इसका डोज क्या है वारफेरिन का? यूजुअल डोज 5 mg पर डे. लोअर डोज रिक्वायर, किसको लोअर डोज देंगे? एल्डरली पेशेंट इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, हार्ट फेलियर, लिवर डिसीजेस, रीनल इम्पेयरमेंट, मेलन्यूट्रिशन एंड थायरोटॉक्सिकोसिस. इन पेशेंट को थोड़ा सा कम देना है. हाई इंटेक ऑफ डायटरी विटामिन के, जिन फूड्स में विटामिन के ज्यादा होता है लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ब्रोकोली, रिड्यूस द एफिकेसी ऑफ वारफेरिन. अगर ऐसे पेशेंट को वारफेरिन शुरू है तो विटामिन के कंटेंट फूड कम देना चाहिए. मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है. इंडिकेशन क्या है? वारफेरिन कौन से पेशेंट्स को देंगे? आर्टेरियल फिब्रिलेशन, प्रोस्टैटिक हार्ट वॉल, जिनको हार्ट वॉल लगा है, प्रोस्टैटिक हार्ट में वॉल्व्स लगे हुए, प्रोस्टैटिक्स लगे हुए, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, पल्मोनरी प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, रेयरली आफ्टर एक्यूट एमाइन. मोस्टली एट्रियल फिब्रिलेशन में या प्रोस्टैटिक वॉल्स जिनको लगे हुए होते हैं, प्रोस्टैटिक हार्ट वॉल्स लगे होते हैं, उनमें वारफेरिन अभी भी यूज करते हैं. चॉइस ऑफ ड्रग है, क्योंकि डेबिगेट्रॉन अभी नए रिसर्च में सामने आया है. डेबिगेट्रॉन शुड नॉट बी यूज इन द प्रोस्टैटिक हार्ट वॉल्स. ये आप एक बार पढ़ लेना कौन से इसमें कितना विटामिन के है दिया हुआ है, कौन से फूड नहीं यूज करने चाहिए अगर आपको वारफेरिन शुरू है तो. व्हाट इज PTINR? मैं आपको यहाँ PTINR का एक नया सेपरेट लेक्चर लूंगा जिसमें आपको व्हाट इज PTT एंड INR ये क्या होता है इनके बारे में समझाऊंगा. व्हाट इज, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए जानना. सिर्फ इतना एक शॉर्ट में बताता हूँ, इसमें पूरा प्रेजेंटेशन है. व्हाट इज नॉर्मल INR वैल्यू इज, नॉर्मल रेंज कितना है INR का? 0.8 to 1.2. दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ द INR. ठीक है, ये नॉर्मल रेंज बट थेरापेटिक है. अगर आपको वारफेरिन शुरू है तो व्हाट इज द रेंज आपको मेंटेन करना है? 2.0 to 3.0. दिस इज द स्टैंडर्ड थेरापेटिक टारगेट रेंज, 2.0 to 3.0. PTINR देखो ये एक समझा देता हूँ मैं. PTN APTT मैंने आपको उस दिन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे समझाया था. एक बार आपने वो पुराना स्लाइड देख लेना, उसके बाद नहीं समझा तो मुझे बताना. व्हाट इज PT? PT इज अ प्रोथ्रोम्बिन. ये हमें एबिलिटी ऑफ क्लॉट बताता है. व्हाट इज INR? व्हाट INR इज अ इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो. INR क्यों आया गया? इंश्योर दैट रिजल्ट फ्रॉम द PT टेस्ट आर सेम फ्रॉम द वन. देखो बहुत बार भाई INR क्यों डिस्कवर्ड हुआ पता है क्या आपको? कि INR बहुत लैब, हर एक लैब से जब PT कराते थे ना, हर लैब के PT के रिजल्ट अलग अलग आते थे. तो उसी लिए एक INR जो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो है वो उसका डिस्कवर हुआ. वो कैसा है इसका फॉर्मूला? दिस इज INR इज
फॉर्मूला मैंने लिखा है, हाँ, INR इक्वल्स टू PT अपॉन PTT टू द पावर ISI। ISI इज द इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स। इसके बारे में आई विल लेट यू नो। आप सिर्फ इतना याद रखना कि किसी ने पूछा आपको वाइवा में कि क्यों INR चेक करते हैं इंस्टेड ऑफ PT, क्योंकि PT के रिजल्ट हर लैब में अलग अलग आते हैं। दैट्स व्हाई INR इज द इंटरनेशनल सेंसिटिविटी, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो है, जो कि कोई भी वर्ल्ड के लैब से करो आपको INR सेम आएगा। ऐसा क्यों होता है, अगर आपको जानना है तो आई विल टेक अ स्पेशल लेक्चर ऑन इट। वारफेरिन जो एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज होगा, हार्ट वॉल प्रोस्टेट जिनमें प्रोस्टैटिक हॉल वॉल लगे हैं उनमें यूज होगा। ठीक है, तो आपने एक बार देख लेना। मेन अभी है साइड इफेक्ट्स, देखते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ वारफेरिन क्या हो सकते हैं। ब्लीडिंग हो सकता है, स्किन नेक्रोसिस, पर्पल टो सिंड्रोम, टेराटोजेनिसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारी चीजें हो सकती है। ल्यूकोपेनिया हो सकता है, ग्रैनुलोसाइटोसिस, डायरिया, नोशिया। दिस इज द स्किन नेक्रोसिस। इस टाइप की स्किन नेक्रोसिस होती है। वारफेरिन इंड्यूस स्किन नेक्रोसिस ऑन लोअर एब्डोमेन एंड ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में और एब्डोमेन में इस टाइप का नेक्रोसिस वारफेरिन से हो सकता है। इसीलिए कभी भी वारफेरिन शुरू करते वक्त एस्प्रिन की टैबलेट के साथ शुरू करना चाहिए। मैंने एक रिसर्च मॉलिक्यूल का वो पढ़ा था, उसमें लिखा था वारफेरिन के कारण जो माइक्रो वेसल्स है, जो माइक्रो वेसल्स है उसमें क्लॉट्स बन जाते हैं, माइक्रो क्लॉट्स बन जाते हैं। बहुत बुक में नहीं दिया हुआ है, मुझे कहीं पढ़ने से पता चला कि वारफेरिन के कारण जो एंड ऑर्गन है, स्किन का जो लास्ट पोर्शन है, वहां पे माइक्रोवेस्कुलेचर्स में क्लॉट्स आ जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा वारफेरिन शुरू करते वक्त एस्प्रिन के साथ शुरू करो, तो ये नेक्रोसिस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ओके, मैकेनिज्म नॉट वेल अंडरस्टूड, बट जो मैंने बताया दैट इज द मैकेनिज्म। ट्रीटमेंट, अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है, डिस्कंटिन्यूएशन ऑफ वारफेरिन एंड रिवर्सल विद विटामिन के इफ नीडेड, विटामिन के की डोज दे दो। एंड अल्टरनेटिव एंटीकोएगुलेंट सच एज हिपारिन या लो मोलिकुलर वेट हिपारिन शुरू करना चाहिए। प्रिवेंशन ओवरलैपिंग विद पैरेंटरल एंटीकोएगुलेंट व्हेन इनिशिएटिंग द वारफेरिन थेरेपी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ओवरलैपिंग विद पैरेंटरल एंटीकोएगुलेंट विद इनिशिएटिंग वारफेरिन, मतलब वारफेरिन देते वक्त आप उसको एक तो एस्प्रिन दो या हिपारिन दो साथ में, जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हो, और ये 5 से 6 दिन देना चाहिए। ओके, 5 मिनट लेते हैं फिर बंद कर देंगे, फिर बाकी का नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। ब्लीडिंग, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग हो सकता है पेशेंट को, एपिस्टैक्सिस, हेमाचुरिया हो सकता है। देखो, अगर पेशेंट का INR 3.5 to 4.5 है तो विथहोल्ड वारफेरिन। अगर आपने पेशेंट को वारफेरिन शुरू किया, उसका INR बढ़ रहा है, तो पेशेंट का वारफेरिन 3.5 to 4.5 गया है तो वारफेरिन को सिर्फ रोक दो। मोर देन 4.5 गया हुआ है तो ओरल विटामिन के देना चाहिए। अगर 4.5 to 9.0 अगर INR गया हुआ है तो विटामिन के इंजेक्टेबल देना है 1 ग्राम। मोर देन 9 गया है तो 2 to 3 mg गया देना है। सिम्टम पेशेंट्स विद रेज्ड INR, क्या क्या हो सकता है पेशेंट्स को? माइल्ड ब्लीडिंग हो सकती है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग। पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट वॉल्यूम ओवरलोड। ठीक है, एंड प्रोस्टेट, तो क्या करना है, माइल्ड ब्लीडिंग हुआ तो क्या करना, पेशेंट को वारफेरिन रोक दो, माइल्ड है तो। सीवियर ब्लीडिंग हुआ तो क्या करना है, विटामिन के 10 mg स्लो IV इन्फ्यूजन्स देने हैं, विटामिन के इन्फ्यूजन्स, अगर वारफेरिन के साइड इफेक्ट शुरू होते हैं तो। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्बिनेशन तो प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट फैक्टर 2, 9 and 10 ये सब देना है। और प्रोस्टैटिक वॉल्स लगे हैं तो विटामिन के शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, तो विटामिन के नहीं देना है। ठीक है, अनलेस देयर इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इंट्राक्रेनियल ब्लीड, जब तक उसे इंट्राक्रेनियल ब्लीड का धोखा नहीं है। ओके, अवॉइडेड वर्ड है जरा, अवॉइडेड। प्रोस्टैटिक वॉल्स लगे हुए हैं हार्ट में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, दिस इज अ पर्पल टोज सिंड्रोम जो वारफेरिन के कारण होता है, पर्पल टोज सिंड्रोम। देन इट इज अ टेराटोजेनिक, जो इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको कहा था कि प्रेग्नेंट मदर को वारफेरिन नहीं देना चाहिए। यूजुअली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इट कॉजेस एम्ब्रियोपैथी कंसिस्ट ऑफ नेजल हाइपोप्लेजिया, नाक अच्छा नहीं बनेगा बच्चे का, क्लेफ्ट लिप हो सकता है, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, सिनोसिस हो सकता है, एंड पेशेंट का जो स्पाइनल कॉलम है उसमें भी
प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो वारफरिन नहीं देना चाहिए। अगर बहुत ही इशू है तो हिपैरिन कैन बी यूज। दिस मे हैपन टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ वारफरिन ऑन अ प्रेग्नेंट वुमेन। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है प्रेगनेंसी में, fetal abnormalities, teratogeny first trimester, chances of intracranial bleeding in a baby while passage through the birth canal in the third trimester। ओके, अगर आपने दिया टेराटोजेनी हुई बट नॉर्मल लेवल के कारण उसका इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकता है। सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द फर्स्ट वीक एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। सेकेंड में भी थोड़ा सा संभाल के देना है। वारफरिन डज नॉट पासेस इन अ ब्रेस्ट मिल्क, सेफ फॉर नर्सिंग मदर, बट आफ्टर डिलीवरी यू कैन गिव वारफरिन। वारफरिन शुड बी स्टॉप 5 days प्रायर टू द सर्जरी। कोई भी सर्जरी है तो 5 दिन पहले उसे रोक देना चाहिए। न्यूअर एंटीकोएगुलेंट्स है, मैं कल एक लेक्चर लेंगे आधे घंटे का, तो कल ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए यही स्टॉप करते हैं। न्यूअर क्यों आया हुआ है और उसके यूजेस क्या है, विल डू इट टुमारो। तो आज आप ये स्लाइड्स एक बार देख लो, कुछ आपको इशू आता है तो मुझे बताइए। ओके, सी यू ऑन टुमारो।